BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। सिवान के भाजपा नेता पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के प्रेस प्रवक्ता और सिवान सदर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्रीकांत भारती की 10वीं पुण्यतिथि का आयोजन दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और इसके बाद उपस्थित गणमान्य लोगों ने श्रीकांत भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय विनायक जोशी, सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, दिल्ली भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नीरज तिवारी, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली भाजपा अध्यक्ष संतोष ओझा, दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन, डॉक्टर श्वेता रामकृष्ण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजनीतिक हत्याओं में मारे गए कार्यकर्ताओं के परिजनों के सहायतार्थ और उनके बच्चों के उच्च शिक्षा हेतु श्रीकांत भारती मेमोरियल ट्रस्ट की घोषणा की गई। ट्रस्ट बनाने की योजना स्वर्गीय श्रीकांत भारती के पुत्र सत्यम भारती की सोच है, जो बिहार सिवान में सबसे कम उम्र के पार्षद और दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा में मंत्री रह चुके हैं। ट्रस्ट की स्थापना सत्यम भारती ने अपने जैसे राजनीतिक हत्याओं में मारे गए बच्चों की मदद के लिए की है और सत्यम भारती का मानना है कि जिस दर्द को उन्हें जीवन में झेलना पड़ा, वैसा किसी और को न झेलना पड़े। ट्रस्ट संज्ञान में आए सभी ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेगा और परिजनों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास भी करेगा। सिवान की अराजकता, बिहार के जंगल राज व अपने पिता के संघर्ष पर प्रकाश डालने के लिए आदरणीय सत्यम भारती। मंच पर मंचासीन हमारे अभिभावक और इस स्मृति सभा में आकर मुझे संबल प्रदान करने वाले माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री राजभूषण चौधरी जी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री, अभिभावक जो पिताजी के हत्याकांड के बाद उस वक्त से लेकर अभी तक मेरे परिवार के साथ लगातार खड़े रहे, मुझे साहस और संबल प्रदान करने का कार्य किया, ऐसे डॉक्टर श्री संजय विनायक जोशी जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारे जिला से आने वाले और दिल्ली के इस भारतीय जनता पार्टी तक का सफ़र तय करने वाले अभिभावक श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जो माननीय NDMC के मेंबर हैं और साथ में प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश से हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने सिवान से उठाकर मुझे मेरी पीड़ा को देखते हुए दिल्ली के सड़कों पर संघर्ष करने के लिए और साहस प्रदान करने के लिए मुझे यहाँ लाया। ऐसे श्री नीरज तिवारी जी, जो दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मंच पर मंचासीन हमारे अभिभावक और मेरे पिताजी के साथी, पिताजी की हत्या होने के साथ साथ और दिल्ली की धरती पर अभी तक लगातार पार्टी की कई नीतियों से ऊपर उठकर मुझे मदद करना, अपने बेटे की तरह रखना। बेटे की तरह का जो शब्द है ये छोटा है, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे पिता के मुखाग्नि देने के बाद मुझे अपने द्वितीय पुत्र का दर्जा दिया और सिवान में अपराध और अपराधियों के सरपरस्तों का गला घोटने वाले हमारे अभिभावक, सिवान के जानदार, शानदार, दमदार सांसद आदरणीय श्री ओम प्रकाश यादव जी और हमारे समक्ष बैठे आप सभी
ज्येष्ठ श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अभिभावक, नेतागण, पदाधिकारीगण, मेरे युवा साथी, सामने की लाइन में बैठे हमारी माता जी और हमारी माता एवं बहनें, मैं इस स्मृति सभा में आने के लिए आप सभी को कोटि कोटि बार हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मैं कुछ भी कहूं इससे पहले मैं आज इस मंच का संचालन कर रही हमारी बड़ी बहन शिक्षिका, दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश की प्रवक्ता आदरणीय श्री वीणा वादनी चौबे जी के सफल मंच संचालन और उनके द्वारा आग्रह पर आज इस पूरे स्मृति सभा पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है और ना ही अब खोने के लिए बहुत कुछ है। 23 नवंबर 2014 की वो रात मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए एक काली रात थी। मुझे अफसोस इस बात का जरूर है कि मेरे पिता की मृत्यु गोली मारकर मौत के घाट उतार दुर्दांत अपराधियों द्वारा किया गया, पर उससे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि राजनीतिक परिवेश में वैचारिक मतभेद, लोकतांत्रिक विचार का अगर किसी भी लोकतांत्रिक विचार का मतभेद हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर दें। मेरा मानना है कि मेरे पिताजी के साथ साथ वो तमाम लोग जो राजनीतिक हत्याओं का शिकार हुए हैं, वो किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से मर्डर मटेरियल नहीं होते हैं। समाज का एक ऐसा तबका, समाज का एक ऐसा व्यक्तित्व जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वहन करने के लिए लगातार लोकतंत्र में अपनी भूमिका अपनी आवाज़ों के माध्यम से दर्ज कराता रहा है, ऐसे लोगों की अगर हत्या हो जाती है तो यह समाज, यह देश और इस किसी भी राज्य और शहर के लिए एक कलंक सा साबित होता है। सन 2014 के बाद और आज 2024 तक मैंने जिस पीड़ा को झेला है, समझा है, बूझा है और जाना है, उसके बाद मैं आज इस निर्णय और निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कार्यकर्ता वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संस्था का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी राज्य का हो, वो आजीवन कार्यकर्ता रह जाता है। एक पीड़ा मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने परिवार के समय से कटौती करके समाज को अपने उस समय को देने का कार्य करता है, समाज को संबल बनाने के लिए प्रयास करता है, देश की उन्नति और प्रगति में अपने योगदान देता है। लेकिन सोचिए कि वो कितना पीड़ादायक और कितना खौफनाक मंजर होता है जब ऐसे कार्यकर्ताओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। मेरा मानना है कि इस 10 साल के पीड़ादायक सफर में मैं आज इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आज आप सभी के समक्ष इस स्मृति सभा में मंचासीन सभी अभिभावकों और आप सभी श्रेष्ठ जनों की अगुवाई में श्रीकांत भारतीय मेमोरियल ट्रस्ट की जो गठन होने वाली है, उसका सबसे प्राइमरी, सबसे मुख्य उद्देश्य यही होगा कि किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य और भारत देश के अंदर यदि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है तो मेरा मानना है कि श्रीकांत भारतीय मेमोरियल ट्रस्ट और मैं खुद उस परिवार, उस पीड़ित परिजन और उनके आश्रितों के लिए सदैव खड़ा रहूंगा और आपके सहयोग, सानिध्य और आशीर्वाद के बदौलत उस परिवार और उनके बच्चों को मार्गदर्शन के साथ साथ उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर करने का कार्य करूंगा। आज चूंकि सारे अभिभावकों का आगमन यहाँ सुनिश्चित हुआ है, मैं फिर तहे दिल से आप सभी का आग्रह और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं चूंकि सिवान में 9 साल पुण्यतिथि करने के बाद
दिल्ली की धरती पर श्री नीरज तिवारी जी, श्री संतोष ओझा जी और यहाँ बैठे तमाम अभिभावकों की अगुवाई में ये पिताजी की पहली पुण्यतिथि है। और यहाँ तमाम बैठे लोग को मैं जितना भी सहृदय धन्यवाद करूं, उनको नमन करूं, वंदन करूं, यह काफ़ी छोटा और काफ़ी कम होगा। मेरा मानना है कि आज का यह दिन देश, राज्य और समाज के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, जब हमारे तमाम अभिभावकों और गार्जियनों के आशीर्वाद से श्रीकांत भारती मेमोरियल ट्रस्ट की नींव रखी जा रही है। यहाँ बैठे श्री ओम प्रकाश यादव जी, जिन्होंने पिताजी के जाने के बाद आज मुझे उंगली पकड़कर सामाजिक और राजनीतिक मार्गदर्शन करते हुए यहाँ दिल्ली तक ले आए हैं। मैं जितना कहूँ उस व्यक्तित्व के बारे में उतना कम होगा, क्योंकि मुझे याद है कि मुखाग्नि देने के बाद मेरे आसपास ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं था जो मेरा मार्गदर्शन करे। वो ओम प्रकाश यादव ही थे जिन्होंने इस बात को कहा था कि तुम्हारे पिता जिस बिटिया की शादी तय करके गए हैं, सबसे पहले उस बिटिया की शादी को संपन्न करो और उसके बाद श्राद्ध क्रम को उठाने का कार्य करो। वो बहुत खौफनाक मंजर रहा था मेरे जीवन का, मेरे परिवार के लिए और सिवान के उन मेरे पिताजी के चाहने वालों के लिए, जिन्होंने इस खौफनाक मंजर को बहुत नज़दीक से देखने का कार्य किया। श्री ओम प्रकाश यादव जी लगातार पिताजी के जाने के बाद मुझे साहस और संबल प्रदान करते रहे। इनकी अगुवाई में बिहार के वो तमाम नेता, वो चाहे उस वक्त के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी हों, प्रतिपक्ष के नेता श्री नंद किशोर यादव जी हों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी हों और मंचासीन हमारे अभिभावक जिन्होंने दिल्ली से चलकर पिताजी की तस्वीर पर, तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और मुझे संबल प्रदान किया, साहस प्रदान किया और मेरा मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे डॉक्टर संजय विनायक जोशी जी को मैं पुनः हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। मुझे लगता है कि मेरे बाद यहाँ बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, खास तौर से हमारे अभिभावक जिनकी पृष्ठभूमि सिवान से रही है, ऐसे डॉक्टर श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, श्री नीरज तिवारी जी, श्री ओम प्रकाश यादव जी, इन तमाम लोगों का उद्घोषण बाकी है। और इसी बीच मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी मां स्वरूप पत्रकारिता जगत में मेरे पिताजी की हत्या के बाद हिंदुस्तान के अखबारों को रंग भरने वाले कलम के वीर सिपाही श्री राजदेव रंजन जी की, जिनकी पिताजी की हत्या के पश्चात हत्या हो गई थी, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी हुई हैं। मैं उनका कोटि कोटि आभार, नमन और वंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सहानुभूति आप हमारी तरफ रखते हैं, उतनी ही सहानुभूति के हकदार श्री राजदेव रंजन जी की पत्नी, हमारी माता स्वरूप ये हैं, आशा रंजन जी हैं, चूँकि इन्होंने भी सिवान की उस आज़ादी की लड़ाई में अपने पति को खोया है, कलम के सिपाही को खोया है। मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे विदा मांगता हूं और आप सभी को पुनः आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी इस सभागार में आकर मेरे स्मृति शेष पिता श्रीकांत भारती जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए। इसके लिए कोटि कोटि आभार, नमन, वंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम भारती जी। आपकी हम सभी की संवेदनाएं आपके साथ हैं और हम समझ सकते हैं कि एक पुत्र के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके घर में शादी है और पिता का साया सर से उठ गया हो। और मैं समझ सकती हूँ कि आप कहते कहते रुंध से गए थे, पर कह सकते हैं कि भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, पर विचार स्वरूप और आशीर्वाद स्वरूप वो सदैव आपके साथ और आपके पूरे परिवार के साथ रहेंगे। आगे मैं ओम प्रकाश यादव जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे अपने अनुभवों को हमारे बीच में साझा करें जो उन्होंने श्रीकांत भारती जी के साथ बिताए। ओम प्रकाश यादव जी, श्री ओम प्रकाश यादव जी।
मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक, जिनके सानिध्य में हम लोगों ने काम करते रहे हैं, श्री संजय विनायक जोशी जी, हमारे बड़े भाई नीरज तिवारी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री बड़े भाई डॉक्टर राजभूषण जी, उपस्थित सभी मंचासीन और इस बैठक में आए हुए सभी हमारे अभिभावकगण, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, साथियों, सिवान गुलाम था। हमारे सिवान के बहुत लोग बैठे हुए हैं और 98 में माननीय विजय शंकर दुबे, जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, भाजपा ने उनको टिकट दिया, वो चुनाव लड़ने के लिए गए और हमारे घर के सामने उनका घर है। उन्होंने अपने छोटे भाई लाल बाबू दुबे से कहा कि लाल बाबू, पूरे परिवार को आप गांव भेज दीजिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस खुलेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया आप जीतिएगा तो चले जाइएगा दिल्ली, हारिएगा तो चले जाइएगा पटना, हमको 2 लड़का है, हमको माफ़ कीजिए। इतना खौफ था। हमने कहा कि सर आप निश्चिंत रहिए, एकलव्य ने तो अंगूठा दिया था, आप मेरे घर में ऑफिस खोलिए, हमको किसी से डर नहीं है। और हमने ऑफिस खोलने के लिए उनको अपना घर दिया। इस गुनाह के लिए 2002 में पूर्व सांसद साहबदीन ने मुझको कलेक्टेरिएट में मार करके मरा हुआ समझकर चला गया। जब होश आया तो मैंने कहा इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज संकल्प लेते हैं कि जब तक इसकी सांसाई समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। और संघर्ष करते करते अनेक मित्रों के शहादत कुर्बानी के बाद पहला आदमी थे श्रीकांत भारती। जब मेरा टिकट कटा तो उन्होंने कहा कि भैया आप निराश मत होइए, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में हमने एक लड़के को मदद किया था, वह लड़का नंद प्रसाद चौहान। उसी के घर पर मीटिंग हुई और उन लोगों के कहने से हम निर्दलीय चुनाव लड़े। हालात ये था माननीय मंत्री जी कि हम जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई हो जाती थी। कहा जाता था कि लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल, लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल, जब तक नहीं बोलोगे तब तुमको गोली मार दिया जाएगा। वो आदमी घर पर भी जाता था तो बैठे बैठे लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद बोलता था। इतना आतंक था। जिस दुकान से कोलगेट और साबुन खरीद लेते थे उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। जब 5 दुकानें बंद हो गई तो हम गोरखपुर में कोलगेट साबुन ले लेते थे, छपरा में कोलगेट साबुन ले लेते थे। क्या काम है अपने आदमी को आफत विपद में डालने का। हालात बद से बदतर था, लेकिन मन में संकल्प था। मेरे घर पर 3 शादियां हुई और तीनों शादी में मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाई और रंगीन साड़ी नहीं पहनी। सोचिए उसके मांग के तरफ देखने पर क्या गुजरता होगा। लेकिन संकल्प था तो हमने कहा कि चलिए मरना कबूल है, दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। और लड़ते लड़ते उसको 9 में निर्दलीय हराने का काम श्रीकांत भारती जैसे मित्रों के सहयोग से उसका हमने किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा कि आगे क्या करना है एमपी साहब। हम कहें कि भाजपा टिकट देगी तो हम लड़ेंगे, नहीं देगी जिसको देगी हम उसी को मदद करेंगे। फिर हमको भाजपा ने टिकट दिया, हम चुनाव जीत कर आए और 2 बार से हमारा टिकट जेडीयू को चला जा रहा है। उसमें जाने का कारण क्या है? नीतीश कुमार हमको बुलाए, आप निर्दलीय मत लड़िए, हम आपको राज्यसभा भेज देंगे। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी माफ़ कीजिए, यह चुनाव हम जीतेंगे। तो उन्होंने कहा कि सपना देख रहे हो लोकसभा में जाने का। हम कहीं सपना आप देख रहे हैं, आपके उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, उनके उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया, हम उनका बात नहीं माने और हमारे खिलाफ हमारा टिकट कट गया। उनके सांसद पति को उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ाया और पूरा बिहार सरकार एक तरफ था। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर बकरी चोर, आरसी चोर, मोटरसाइकिल चोर को जीतने नहीं देंगे। पार्टी को रखना है रखे, निकालना है निकाले।
सुशील मोदी जी हमको बुलाए, कहे कि आरसी क्या होता है ओम प्रकाश जी, हमको मछली मारने का यंत्र होता है, बांस के कमानी का बनता है। तो काहे अजय को कहते हो भाई? हम कहें कि 36 मुकदमा है, सेकेंड सार्वजनिक बना दें सीमान में, आप हम लोग उनको नहीं जीतने देंगे किसी भी कीमत पर। हमारे उम्मीदवार निर्दलीय कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह को 20,000 से ज़्यादा वोट से जिता कर लाएंगे। अब भाजपा ज्वाइन करवा दिए, वो लड़का आज भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। कहने का मतलब कि जिस परिस्थिति में हम लोगों ने सीवान में संघर्ष किया है, भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं रही है। आज इसका अफसोस नहीं है। जब हमारा टिकट कटा, जब हम गए यहाँ से, तो स्टेशन पर 30-35 हज़ार लोग थे और सारे लोग कह रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ना है, निर्दलीय चुनाव लड़ना है। हमने कहा कि नहीं, देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, नरेंद्र मोदी, उसके नेतृत्व में काम करना है। एक कर्जा परिवार का कर्जा होता है, एक समाज का कर्जा होता है, एक राष्ट्र का कर्जा होता है। राष्ट्र का कर्जा उतारने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ काम करना है और हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, आगे जो भी फैसला होगा। लेकिन साथियों, जिस परिस्थिति में सफल रहा है श्रीकांत भारती, हम लोगों का भतीजा है, हमने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हाथ में रेखा होता है। इस रेखा में जब लिखा होगा, हम तो सोचे भी नहीं थे हम राजनीति में आएंगे। हम तो रेलवे में काम करते थे, हमारा काम था ब्लू रंग का हाफ पैंट और ब्लू रंग का हाफ शर्ट पहन करके डीजल भरने का। 10 दिन काम किए, 11वां दिन पत्नी से कहे कि काम हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या कीजिएगा, हम अमरावती महाराज से बीपीएड करके आएंगे तो किसी फिजिकल टीचर में हमारा हो जाएगा, किसी हाई स्कूल में। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, हमारी सास ने हमारे ससुर से, ससुर हमको 5,000 रुपया दिए, अमरावती महाराष्ट्र गए, वहाँ से बीपीएड करके आए और दाढ़ी बाबा हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। तब तक 7 दिन विधायक हो गया और सीवान गुलाम हो गया। फिर कफन लेकर निकले, हम चुनाव में अपने सर पर कफन बांध कर निकले थे। एक लौता लड़का है, हमने कहा कि मेरे 72 लोगों की हत्या की गई है, हो सकता है इस चुनाव के बाद हम भी मारे जाएं। हर माँ बाप का तमन्ना होता अपने बेटा बेटी को शादी का जोड़ा पहनाने का। एक लौता लड़का है, एक कफन इसको दे रहे हैं, फैसला आप लोगों को करना होगा। भीड़ रोने लगी और उसी दिन जिसके पॉकेट में जितना पैसा था हम लोगों को लोग दे दिए। 72,000 रुपया जीवन में पहली बार हम देखे और हमको 5 लाख रुपया चंदा मिला। 5 लाख रुपया में हम लोग समाज में जीत कर आ गए। जब दिल्ली आए तो मुझे लगा कि रहने और खाने की इंतजाम कर दिया जाए, तो हार्ट, किडनी, लीवर, कैंसर जिसका इलाज सीवान संभव नहीं है, ऐसे मरीजों को रखना। 250-300 मरीज रहते थे। मनोज हमारे एक मित्र हैं, आज भी एम्स में, अभी हम लोग एम्स में से आ रहे हैं, एम्स में दिखाना, लोगों का इलाज कराना, लोगों की सेवा करना। 5,000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करवाए हैं। अब भारत सरकार से पैसा दिलवाना, तो काम में लगे रहना है, घबराना नहीं है। आने वाला दिन समाज का होगा, राष्ट्र का होगा और जनता सब समझती है, बोलती नहीं है, लेकिन वक्त आने पर जवाब जरूर दे देती है। श्रीकांत भारती जी नहीं हैं, लेकिन हम आप लोगों के साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे। आप लोगों के हर दुख सुख का ख्याल रखेंगे। इन संतों के साथ उपस्थित सभी लोगों को नमन और वंदन करता हूँ। जय हिंद।